यहाँ से हम दोस्त के घर से निकल लिए हैं दिल्ली की तरफ। अभी एक दिन में तो इतना लंबा सफ़र शायद नहीं हो पाएगा। आते हुए तो हमने कर लिया था, बीच में देखते हैं कहीं कुछ देखते हुए जाएंगे। अभी हम जो रूट लेंगे वो अंबिकापुर से प्रयागराज की तरफ का लेंगे और बीच में जहाँ भी सूटेबल जगह मिलेगी वहाँ पर स्टे करेंगे। यही विचार बनाया क्योंकि अभी 3:35 हो चुके हैं और सफ़र लंबा है। सारी रात ड्राइव करना शायद पॉसिबल ना हो क्योंकि ऑलरेडी हम एक रात पूरी ड्राइव कर चुके हैं। अभी यहाँ से निकले हैं, देखते हैं अंबिकापुर कितने समय तक पहुँच पाते हैं। अगर संभव हुआ तो आगे जाएंगे, नहीं तो अंबिकापुर तक पहुँच के वहाँ स्टे करेंगे और कल सुबह अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से अंबिकापुर तक का रास्ता जैसा भी होगा वो आपको बीच बीच में अपडेट देते रहेंगे। ये इस रास्ते पे बड़े बड़े जो ट्रोले टाइप ट्रक आ रहे हैं, ये असल में ये रास्ता कोरबा की तरफ जाता है और कोरबा में है कोयले की खदानें। ये कोयला लेकर के आते हैं, कोयले की सप्लाई के लिए हैं ये। और इस तरफ मेरे दाईं तरफ देखो बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। अभी हम शक्ति डिस्ट्रिक्ट में ही हैं और अंबिकापुर की तरफ जा रहे हैं। यही रास्ता कोरबा की तरफ भी जाता है और कोरबा में जैसा मैंने बताया कोयले की खदानें हैं, तो इन ट्रकों में कोयला ढोया जाता है और उसके निशान सड़क के दोनों तरफ किनारों पर दिखाई देते हैं। यहाँ की मिट्टी धूल के कारण थोड़ी काली हो गई है। यहाँ एक पहाड़ियों के बीच में एक मंदिर दिखाई दे रहा है, बड़ा सुंदर सा, पहाड़ी के ऊपर छोटा सा मंदिर है। यहाँ से एक वाई टर्न लिया है और दूसरी तरफ चल पड़े हैं। अभी ये शायद NH आ गया, कोई NH49 आ गया है। इस फ्लाईओवर पे चढ़ जा रहे हैं ऊपर। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ये फ्लाईओवर रेलवे लाइन को क्रॉस करता है। अभी खरसिया रोड पर हैं और आगे बढ़ रहे हैं खरसिया की तरफ। घाट सेक्शन शुरू हो गया है, आगे चढ़ाई मिलेगी, शायद हो सकता है पहाड़ क्रॉस करें। मेरे तरफ दोनों तरफ जंगल है और पेड़ हैं। इन पेड़ों पर पूरा धूल जमी हुई है, दोनों तरफ धूल ही धूल। और ये सारी धूल, सड़क पर भी थोड़ी धूल दिखाई दे रही है जो काले रंग की है। और इसका एक ही कारण है जो मैंने पहले बताया आपको, कोरबा से आने वाला कोयला जो ट्रकों के माध्यम से आ रहा है और वो धूल इन पेड़ों के पत्तों पर, पेड़ों पर और सड़क पर जमी हुई है। ये सामने एक चौक आ गया, यहाँ से हम राइट लेंगे और यहाँ पर एक मूर्ति भी बनी हुई है, शहीद वीर नारायण चौक। तो बात हम कर रहे थे कोयले की। कोरबा से आने वाला कोयला इन बड़े बड़े ट्रकों में इस रास्ते से गुजरता है, जिसकी वजह से पूरे रास्ते पर धूल है। अभी एक छोटी नदी को क्रॉस करेंगे, देखते हैं इसका कहीं नाम हुआ तो बताता हूँ मैं आपको। बड़ी नदी है ये, दूर से छोटी लग रही थी लेकिन काफ़ी बड़ी नदी है। और सामने वाले पहाड़ को देखिए, ये पता नहीं मिट्टी इकट्ठी करके बनाया गया है या क्या है, कुछ अलग सा ही लग रहा है। नदी में पानी भरपूर और इस तरफ पुराना पुल, ये पुराना पुल और ये अभी जो पुल है वो, हालांकि ये भी टूटा हुआ है, इस पे काफ़ी बम्प्स हैं। ये जो ट्रक देख रहे हैं आप, इनमें कोयला ढोया जाता है, जिसकी धूल पूरे रास्ते पर फैली हुई है। यहाँ पे कोई कोयले की खदान है और ओपन माइनिंग है, तो ये यहाँ से पहले ऊपर की मिट्टी हटा करके पीछे साइड में डाली हुई है, जिसकी वजह से काफ़ी
बड़ा ऊंचा एक पहाड़ बन गया मिट्टी का। ये देखिए इस तरफ ये पूरा मिट्टी का पहाड़ है और यहाँ पे माइनिंग हो रही है। नीचे कोयला होगा उसको निकाला जा रहा है। ये सामने अगर आप थोड़ा सा देख पा रहे हो तो ये ऊपर का सारा हटा दिया गया है और उसको ऊपर पहुँचाया गया है। एक तरफ ढेर लगाया तो वो पूरा ऊंचा पहाड़ हो गया है और इसके नीचे जो कोयला है उस कोयले को यहाँ से ट्रकों के माध्यम से फिर शिफ्ट किया जाएगा निकाल के। यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी खदान है और ये रास्ता भी पूरा का पूरा ऑफ रोड है। रोड तो है लेकिन बस नाम की रोड है, पूरा हिलते हुए जा रहे हैं। हाँ, पता नहीं रोड है या गड्ढे हैं। अब ये सारा का सारा एरिया खदान का है। ये देखिए यहाँ पर क्रेन्स ट्रक सब दिखाई देंगे आपको जो माइनिंग कर रहे हैं। ये कुडुकेला गांव है और देखिए ये स्कूल है। ये कुडुकेला गांव का प्राइमरी स्कूल है। बिल्डिंग वही खपरेल की छतों वाली है। अभी पीछे घना जंगल आया था, वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया मैं। सनसेट का समय हो चुका है, पीछे सूर्यास्त हो रहा है और आगे फिर हो सकता है जंगल का एरिया है क्योंकि बीच बीच में गांव आ जाते हैं तो थोड़ा जंगल कम हो जाता है। अभी हम पहुंच गए हैं कापू। पीछे काफ़ी ख़राब रोड मिली हमें खरसिया तक। उस एरिया में माइंस थी और माइंस की वजह से ट्रक बहुत आ जा रहे थे और बहुत ज़्यादा ख़राब रोड जिसको कह सकते हैं, ख़राब से भी ख़राब रोड हमें मिली जिसमें काफ़ी टाइम लगा। उसके बाद एक जगह आई धर्मजयगढ़। धर्मजयगढ़ के बाद जैसे ही हमने वो क्रॉस किया उसके बाद बढ़िया हाईवे विद प्रॉपर मार्किंग और रिफ्लेक्टर के साथ मिला। उसी पे अभी हम चल रहे हैं। अभी कापू आ गए हैं और कापू से अभी हम लेफ़्ट लेंगे सीतापुर की तरफ। उसी तरफ मैनापाट है, राइट में यहाँ से जाएं तो पत्थलगांव और जसपुर है। अभी अंबिकापुर हम पहुँचने की सोच रहे हैं। 80 किलोमीटर बचा है और 2 घंटे 10 मिनट वहाँ तक पहुँचने में हमें लगेंगे। तो अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह का रास्ता मिलेगा। ख़राब सड़क और जंगल के रास्ते की वजह से हमने उस जगह पर कोई भी वीडियो नहीं बनाई। आपको बताने के लिए थोड़ा सा यहाँ से हम वीडियो बना रहे हैं। आगे बाकी देखते हैं, अगर वीडियो बनाना संभव हुआ अंधेरे में तो बनाएंगे क्योंकि दोनों तरफ जंगल है, गुफा अंधेरा है, थोड़ा सा ड्राइव भी ध्यान से करना पड़ता है। जहाँ मौका मिलेगा आपको बताएंगे रास्तों के बारे में। अभी हम बढ़ चले हैं आगे सीतापुर की तरफ और अंबिकापुर की तरफ। यहाँ से वो रोड जो अभी तक चल रही थी वो नहीं है। अब यहाँ से कापू से बाहर निकल के देखते हैं, फिर से वही बढ़िया रोड मिलती है या उसके बाद खराब रोड आती है या नॉर्मल रोड आती है। अभी तक रोड बहुत बढ़िया थी। अब जैसे ही कापू से बाहर निकले हैं तो बहुत ही संकरी रोड आ गई है और ये घाट रोड है, थोड़ा सा ऊंची नीची है, पहाड़ी के ऊपर है लेकिन बहुत ही संकरी है। अंबिकापुर मार्ग यही है वैसे। अब ये कितनी दूर तक ऐसी है, कितने किलोमीटर इतनी संकरी रोड है ये तो आगे बढ़कर ही पता चलेगा, लेकिन काफ़ी संकरी है और सामने से कुछ आ जाता है तो उसको साइड देने के लिए लगभग गाड़ी रोकनी पड़ रही है। ये देखिए अभी एक बस निकली, एक पहिया नीचे उतार के साइड देनी पड़ रही है। काफ़ी संकरी रोड है। करीब 6 किलोमीटर चलने के बाद अब थोड़ा सा रोड साफ है, नया बना हुआ लग रहा है। चौड़ाई इसकी भी ज़्यादा नहीं है लेकिन उससे बेटर लग रहा है। जो अभी पीछे गया है
6 किलोमीटर का टुकड़ा था, उससे ये थोड़ा सा बेटर है, नया बना हुआ रोड लग रहा है। अब बाकी आगे देखते हैं ये कहाँ तक है और उसके बाद बहुत अच्छी रोड कहाँ जाके आती है। इसको अच्छी रोड कह सकते हैं लेकिन चौड़ाई कम है। करीब 9 किलोमीटर के बिल्कुल संकरा मार्ग था। बीच में थोड़ा सा साफ रास्ता भी आया, कहीं कहीं टूटा हुआ था, अदरवाइज ठीक ठाक रोड था। बस संकरा ज़्यादा था जिसकी वजह से अगर सामने से कोई आ जाए तो उसको साइड देने के लिए गाड़ी कच्चे में उतारनी पड़ रही थी। अभी उसके बाद फिर से थोड़ा सा ठीक रोड आ गया है, इसकी चौड़ाई ठीक है, इस पे आराम से दूसरी गाड़ी बराबर से निकल सकती है। लेकिन कहीं कहीं ये भी टूटा हुआ है। अभी 70 किलोमीटर और आगे जाना अंबिकापुर तक। काफ़ी देर बाद जा करके हाईवे मिला है। अंबिकापुर 59 किलोमीटर, कटनी 441 किलोमीटर, बिलासपुर 267 किलोमीटर और वाराणसी 366 किलोमीटर तक। जो रास्ता था वो बहुत संकरा था, साफ सुथरा था वैसे, कहीं कहीं थोड़ा बहुत ख़राब था, लेकिन अब डबल हाईवे मिल गया है तो थोड़ा सा गाड़ी अच्छी चल पाएगी। 60 किलोमीटर और जाना है, करीब 1.5 घंटा दिखा रहा है। इसका मतलब आगे अभी रास्ता और ख़राब मिलेगा, क्योंकि ऐसे हाईवे पे तो 60 किलोमीटर 1 घंटे में हो जाना चाहिए, लेकिन अभी समय 1.5 घंटा दिखा रहा है। इसका मतलब कहीं आगे छोटा रास्ता ज़रूर मिलेगा या रास्ता ख़राब मिलेगा, ट्रैफिक जैम भी कहीं हो सकता है। देखते हैं आगे क्या होता है। बढ़ रहे हैं अंबिकापुर की तरफ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है 10 नवंबर 2025 और अभी हमें अंबिकापुर जो पड़ता है छत्तीसगढ़ में सुबह के 6:30 बजे हैं। रात 9 बजे यहाँ आए थे, एक होटल ले लिया था, विश्राम किया है। अभी निकलेंगे, आगे बढ़ेंगे घर की तरफ। लंबा रास्ता है, यहाँ से प्रयागराज होते हुए लखनऊ, लखनऊ से फिर दिल्ली आगे जाएंगे। अंबिकापुर काफ़ी बड़ा शहर है, यहाँ जैसे ही हमने एंट्री की हमें एक होटल मिल गया था। अंबिकापुर बाईपास पे हैं, यहाँ से ये सामने चौक है, इसकी लेफ़्ट साइड से हम आए थे सीतापुर, खरसिया, रायगढ़ रूट से, और अभी इस तरफ जाएंगे आगे। काफ़ी लंबा रास्ता है, रास्ते की जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको मिलती रहेंगी। ये हमारी गाड़ी खड़ी है, बस निकलने के लिए तैयार। तो चलिए आज के सफ़र पे निकलते हैं और आपको आगे की अपडेट्स देते हैं। पुर से बाहर निकल आए हैं, अभी एक जगह टपरी पर बढ़िया चाय पी, क्योंकि सुबह सुबह का समय है। चाय एनर्जेटिक ड्रिंक है घुमक्कड़ों के लिए, तो चाय पी है, साथ में एक एक पैटीज भी ले ली। प्रतापपुर रोड पर हैं, लखनऊ का मैप लगाया है। लखनऊ 12.25 घंटे का समय दिखा रहा है लखनऊ पहुंचने का, और किलोमीटर है 583। हम अपने सफर में अब तक 1615 किलोमीटर गाड़ी चला चुके हैं। 7:15 बजे का टाइम लखनऊ पहुंचने का दिखा रहा है अभी गूगल। बीच में लंच वगैरह के लिए रुकेंगे तो जो समय बढ़ेगा वो बढ़ेगा, यानी ये मान के चले कि 8:15 लखनऊ पहुंचते पहुंचते होने की पूरी संभावनाएं हैं। उससे आगे का सफर दिल्ली तक का पूरा रात में रहेगा। बाकी बीच में प्रयागराज भी आएगा, तो प्रयागराज रुकने का अभी कोई विचार नहीं है, क्योंकि टाइमली घर तक पहुंचना है। लेकिन प्रयागराज में गंगा जी के दर्शन तो शायद हो ही जाएंगे, वो देखते हैं बाईपास से निकलते हुए। अभी के लिए इतनी ही अपडेट, बाकी आगे जा करके अपडेट करते हैं। प्रतापपुर के रास्ते में थोड़ा सा जंगल का एरिया आ गया, देखिए क्या खूबसूरत व्यू है। थोड़ा सा
कोहरा भी है, लेकिन अभी विजिबिलिटी बढ़िया है। पीछे खुले में विजिबिलिटी थोड़ी कम थी, विजिबिलिटी यहाँ पर बढ़िया, दोनों तरफ जंगल है। और ऐसे ऐसे रास्तों में गाड़ी चलाने का जो आनंद है वो अलग ही है। एंजॉय करिए, लेट्स ट्रैवल विद रोक। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, सपोर्ट करिए, ताकि हम आपको ऐसे ही नए नए रास्तों की वीडियो आगे भी आपको दिखाते रहे। कोहरा देखिए, काफी कोहरा है। विजिबिलिटी हालांकि 400-500 मीटर तक है, लेकिन चारों तरफ कोहरा है। और प्रतापपुर अभी 25 किलोमीटर रहता है। हमें तो लगता था छत्तीसगढ़ में कोहरा नहीं होता हुआ, यहाँ भी कोहरा दिखाई दे रहा है। तो दिल्ली वालों, कोहरा हर जगह मिलेगा। खड़गवा अभी पार किया है और ये नदी आ गई है। कौन सी नदी है भाई? महान नदी। महान नदी। इस पुल के उद्घाटन का बोर्ड लगा था जिस पर महान नदी नाम लिखा हुआ है। ये महान नदी अभी क्रॉस कर रहे हैं खड़गवा के पास, अभी छत्तीसगढ़ में ही है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, जगन्नाथपुर खुली खदान परियोजना। अभी हम यहाँ पर पहुंचे हैं। ये सामने आप जो पहाड़ जैसा दिख रहे हैं, ये असल में पहाड़ नहीं है, ये खदान के लिए जो मिट्टी खोद करके ढेर लगाया गया वो है। और यहाँ पे ट्रक देख सकते हैं आप कितने खड़े हैं। ये देखिए, ये कोयले की खदान है। यहाँ पर ये रास्ता गया है खदान की तरफ, ये कोयले की खदान है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। उधर सूरज ज्यादा है तो थोड़ा सा वीडियो ब्लर आ रही होगी धूप के कारण। और जैसे ही खदान का एरिया आया तो रोड की हालत तो खराब होनी ही थी। तो ये जगन्नाथपुर है। यहाँ पे मोस्टली जो गांव है वहां पर आज भी ये सिंगल स्टोरी के खपरेल वाले मकान है। ये देखिए सामने, यही दिखाने के लिए मैं ये वीडियो अभी बना रहा हूँ। यहाँ पर ज्यादातर नए मकान भी इसी तरीके के बन रहे हैं। ये देखिए, मिट्टी की दीवारें हैं या सीमेंट की दीवारें हैं, लेकिन छतें वही खपरेल की, ज्यादातर घरों में वही खपरेल की छतें हैं। और जितने भी गांव हमें इस एरिया में मिल रहे हैं, हर जगह लगभग इसी तरह के मकान हैं। तो इधर देखिए, कोई नेटवर्क ही नहीं है। अभी जगन्नाथपुर में हूँ। जो पीछे ओपन कोल फील्ड्स दिखाया था, जहाँ पे खुली खदान से कोयला निकाला जाता है, उससे करीब 1 किलोमीटर आगे ये गांव या कस्बा जो भी है जगन्नाथपुर। इस पेड़ पे देखिए, फूल, पीले रंग के फूल कितने सुंदर खिले हुए हैं। देखिए जंगल कितना खूबसूरत है। फिर से जंगल के एरिया में आ गए हैं। और ये व्यू देखिए एक बार, मतलब क्या कहें, बस एक पेंटिंग सी सामने लग रही है। खूबसूरत दृश्य है। हाथी बाहुल्य क्षेत्र है, पीछे बोर्ड लगे हुए थे, हाथी विचरण क्षेत्र है, हाथी क्रॉस कर सकते हैं कहीं रोड पे, इसलिए सावधानी से चलें और स्पीड लिमिट में चलें। हम भी धीरे धीरे इस नज़ारे का आनंद उठाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ऐसे नज़ारे कभी कभी देखने को मिलते हैं शहर में रहने वालों को, और जब भी मिले इनको आंखों में बसा लो। व्यू देखिए, वाकई में बहुत ही शानदार, अल्टीमेट। थोड़ा सा साइड से दिखाता हूँ जंगल को, देखिए, अल्टीमेट। ये हम प्रतापपुर पहुंच गए हैं और यहाँ से ये रास्ता लेफ्ट होते हुए बनारस, लखनऊ, प्रयागराज की तरफ मुड़ गया है। ठीक ठाक शहर लग रहा है प्रतापपुर, काफी बड़ा लग रहा है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए देखते हैं कुछ अगर ब्रेकफास्ट का मिलता है, हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट करने की सोचेंगे। नहीं मिलेगा तो अपना सीधा आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि सुबह सुबह अभी 7:45 ही हुए हैं और दुकानें ज्यादातर बंद हैं। ज्यादातर दुकानें सब बंद हैं। मार्केट खुलने में अभी टाइम लगेगा, शायद कुछ नहीं मिल पाएगा, ऐसे ही निकलना पड़ेगा। यहाँ एक छोटा सा गांव है और गांव के पास हम खड़े हैं।
गाड़ी रोकिए थोड़ी देर के लिए, थोड़ा सा गांव का नज़ारा एक बार आपको दिखाऊं। और ये देखिए छोटे से खेत में अभी भी बैल से खेत को जोता जा रहा है। ये सामने छोटा सा गांव है, कुछ 8 10 12 घर दिखाई दे रहे हैं। पीछे पहाड़ियां हैं और इस तरफ भी कुछ खेत हैं। ऊपर एक पहाड़ी है। कोशिश करते हैं थोड़ी सी यहाँ के लोगों से बात करने की। जिन्होंने हमारी मदद की। क्या नाम है सर आपका? ईशुन। इन्होंने थोड़ा सा ये अनुभव लेने में हमारी मदद की है। खेत में काम कर रहे थे और इन्होंने हमारी मदद की। इनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्कूल में जाते हो? आज नहीं गए? क्यों? अब अभी जाओगे? कितने बजे स्कूल खुलता है? 10 बजे जाओगे अभी या छुट्टी करोगे आज? 10 बजे जाएंगे। ये देखिए छोटा सा गांव है, बड़े प्यारे लोग हैं यहाँ। और ये घर इस तरह के बने हुए हैं, कुछ में पक्की दीवारें हैं, कुछ में कच्ची दीवारें हैं। और ये खपरेल की छतें। जो किसान हमें मिले थे ईसून, उनका घर है। थोड़ा सा अंदर से दिखाने की कोशिश करते हैं। ये वही छत, ये दरवाजा। छत की ऊंचाई काफी नहीं है, मेरे जैसे लंबे आदमी को थोड़ा सिर नीचे करके चलना पड़ेगा। और ये देखिए आंगन है बीच में, और वो गैलरी थी एंट्री के लिए। और यहाँ पे 3 4 कमरे अलग अलग बने हुए हैं और बीच में खुला आंगन है। बहुत ही बढ़िया। तो ईंटें दीवारें, कच्ची दीवारें हैं ये। इनके बच्चे भी यहीं पर हैं और इस तरह से कमरे बने हुए हैं। तो ग्रामीण जीवन, सादा जीवन चल पड़े हैं। ये गांव था मयापुर, जहां पर हमने थोड़ा सा ग्रामीण जीवन की झलक लेने की कोशिश करी। छत्तीसगढ़ का एक गांव मयापुर, वहां से आगे बढ़ लिए हैं। यहाँ पर भी कुछ खनन का काम हो रहा लगता है, शायद काफी मिट्टी इकट्ठा हुई है, ट्रक खड़े हैं। तो छोटा सा गांव था, लोग वही कृषि पर आधारित अपनी जीवन यापन कर रहे थे। सारे काम हाथों से, बैलों से खेती, हाथों से दाल निकालना, लकड़ी काटना। छोटा सा गांव और बिल्कुल ग्रामीण जीवन की झलक। बड़ा आनंद आया आज इन लोगों से बात करके, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर भी उसी तरह के घर हैं, अभी वो मयापुर गांव ही चल रहा है। छोटे छोटे मकान है सड़क के साथ साथ। सुबह सुबह देखो बकरियां लेकर के लोगों ने निकलना शुरू कर दिया है। खेती बाड़ी पर आधारित पूरा जीवन यापन ये लोग अपना करते हैं। अभी उस गांव से आगे निकल के 4 5 किलोमीटर आए होंगे तो घाट सेक्शन आ गया, और यहाँ पर घाट पे गाड़ी नीचे उतर रही है। यानी अभी हम कुछ हाइट पर चल रहे थे और यहाँ से अब थोड़ा सा नीचे उतरेंगे। ये घाट सेक्शन है। बीच में एक ट्रक खराब था बिल्कुल बैंड के ऊपर, और यहाँ पे ट्रक भी काफी दिखाई दे रहे हैं और स्लो भी चल रहे हैं। सामने से अभी रास्ता नहीं मिल रहा, इससे आगे निकालता हूँ। यहाँ पर एक ट्रक और खराब है, रोकना पड़ेगा। ये ट्रक पूरा भरा हुआ है, तभी इसकी स्पीड देखिए चढ़ने की, कितना लोड ये ले रहा है। अब इसमें क्या है ये तो पता नहीं। इस ट्रक की तो हालत बिल्कुल खराब है। रास्ता मिला।
रास्ता मिला तो आगे बढ़े। और ये देखिए घुमावदार घाट सेक्शन, सामने बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां दिख रही हैं, कैमरे में पता नहीं आ रही हैं कि नहीं आ रही। और यहाँ पर एक और ट्रक बीच रास्ते में खड़ा हुआ, ये भी दम तोड़ गया। ओवरलोड ट्रक हैं और चढ़ाई की वजह से, अरे इसमें तो कुछ पानी टपकता हुआ जा रहा है। इसका मतलब ये कहीं से खदान से रेत या डस्ट जैसा कुछ लेके आए हैं, जिसमें पानी भी है, उसका वजन बहुत ज़्यादा है। और बीच रास्ते में चढ़ाई पर दम तोड़ रहे हैं। इस छोटे से 100 मीटर के एरिया में 4 ट्रक खड़े हुए हैं जो दम तोड़ चुके हैं। यानी कितना लोड ये लेकर के चल रहे होंगे। घुमावदार घाट के पहाड़ी रास्ते, देखिए सामने ऊंची पहाड़ी और व्यू क्या शानदार है। वैली का व्यू, नवा धाकी ये जगह है, नवा धाकी। और सामने काफी ऊंचा बिल्कुल सीधा खड़ा पहाड़ है। ये अभी वैली है, घाट से नीचे उतर आए हैं, थोड़ा बहुत और हो सकता है नीचे उतरे। और सामने की पहाड़ियां भी अगर क्रॉस करनी हुई तो फिर से ऊपर जाके फिर नीचे उतरना पड़ेगा। और हो सकता है कि साइड से बराबर से निकल जाए, क्योंकि रास्ता घूमता हुआ दिख रहा है, तो पॉसिबली हम बराबर से भी निकल जाए। ट्रैफिक लगा हुआ है, सारा रुका हुआ है ट्रैफिक। ऐसा लग रहा है जैसे कोई रेलवे फाटक है आगे। गूगल पे भी कुछ दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ से हम राइट लेंगे, रेलवे लाइन है मेरे ख्याल से नीचे, और रेलवे लाइन को क्रॉस करके तब आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि रेलवे फाटक बंद है, जिसकी वजह से लाइन लगी हुई है। फाटक खुलने के बाद ये ट्रैफिक आगे निकलेगा। रेलवे फाटक की थी, सामने ट्रेन भी जाती हुई दिख रही है। देखिए थोड़ा जूम किया मैंने, ये ट्रेन जाती हुई दिख रही है। अभी रेलवे फाटक खुलेगी तो ट्रैफिक निकल जाएगा। ये सामने आपको ट्रेन दिखाई दे रही होगी जाती हुई। सोनभद्र 65 किलोमीटर, मिर्जापुर 145 किलोमीटर, वाराणसी 186 किलोमीटर, शक्तिनगर और रेणुकूट 4 किलोमीटर, शक्तिनगर 53। यहाँ से लखनऊ के लिए दाएं मुड़ना है, लेकिन हम मुड़ेंगे बाएं रिहंद डैम के लिए। यहाँ पास में ही रिहंद डैम है, तो रिहंद डैम जाएंगे, उसके बाद फिर लखनऊ का सफर शुरू करेंगे। अभी जहाँ से हम मुड़े हैं ये मुर्दुआ नाम की जगह है, छोटा सा कस्बा है मुर्दुआ। वैसे अभी हमने इसको क्रॉस कर लिया है। जो जिस चौक से हमने लेफ्ट लिया था वो मुर्दुआ चौक था, वहाँ से राइट जाते तो हम लखनऊ वाराणसी की तरफ चले जाते। यहाँ लेफ्ट शक्तिनगर की तरफ आए हैं और 4 किलोमीटर चौक से रेणुकूट, और यहीं पर रिहंद डैम है। थोड़ा सा आगे जाके पिपरी नामक जगह आएगी जहाँ पर रिहंद डैम है।
अनिल भाई के एक मित्र ने कहा कि अगर यहाँ तक आए हो तो डैम ज़रूर देख के जाना, काफ़ी बड़ा डैम है और उन्होंने वहाँ पर कुछ व्यवस्था भी की है, क्योंकि परमिशन वगैरह बननी होती होगी, तो परमिशन उन्होंने बनवा दी है। अभी आगे बढ़ रहे हैं रिहंद डैम की तरफ। पहले रिहंद डैम देखेंगे, उसके बाद फिर हम वापस इसी रास्ते से होते हुए लखनऊ की तरफ निकल जाएंगे। अब मिलते हैं रिहंद डैम पे। अभी थोड़ी देर के लिए रुक गए थे ग्रेसिम इंडस्ट्रीज में, वहाँ पर चाय पी है और यहाँ से हम रिहंद डैम की तरफ चल पड़े हैं। रिहंद डैम एशिया का सबसे बड़ा रिजर्वायर है, काफ़ी बड़ा जलाशय है जिसका पानी आगे सोन नदी में छोड़ दिया जाता है। अभी वहीं जा रहे हैं, वहाँ जा कर के देखते हैं, अगर डैम पर फोटोग्राफी अलाउड हुई तो आपको दिखाएंगे, नहीं तो डैम के बारे में आपको फोटोग्राफी या वीडियो में कुछ नहीं बता पाएंगे। जैसा भी होगा वहीं जा कर के पता लगेगा। परमिशन मिल गई है CIF से एंट्री की। अभी वहाँ पहुँचते हैं और जो भी सिचुएशन होगी उससे आपको अवगत कराते हैं। रेणुकूट से अभी हम मिर्ज़ापुर, रॉबर्ट्सगंज, इलाहाबाद और लखनऊ की तरफ जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले रेणुकूट से के पास पिपरी में हम गए थे रिहंद बांध पर, जिसे पंडित गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, इसलिए कोई हमने फोटोग्राफी वीडियोग्राफी वहाँ नहीं की। CISF की सिक्योरिटी में है। बहुत ही जबरदस्त डैम बनाया गया है जो रिहंद नदी पर बना हुआ है और इसका रिजर्वायर या जलाशय एशिया का सबसे बड़ा जलाशय है। 100 किलोमीटर से ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है। बरसात के पानी को उसमें स्टोर किया जाता है और आवश्यकता अनुसार आगे नदी में छोड़ दिया जाता है। रिहंद नदी आगे जाकर चौपन के पास, चौपन अभी हम आगे जा रहे हैं तो रास्ते में आएगा, चौपन के पास सोन नदी में जाकर के मिल जाती है। यानी रिहंद सोन नदी की एक सहायक नदी है जो चौपन में जाकर के उसमें मिल जाती है सोन नदी में। रिहंद डैम 1952 में बनना शुरू हुआ और 1962 में जाकर के कंप्लीट हुआ। करीब करीब 1 किलोमीटर लंबा ये डैम है और इसकी ऊंचाई 90 मीटर से ज़्यादा है, जिसमें जो पानी स्टोर होता है वो, जैसा मैंने बताया, एशिया का सबसे बड़ा रिजर्वायर है, जलाशय है। और काफ़ी जब हमने डैम के ऊपर खड़े होकर के उस जलाशय की तरफ निहारा तो वो एक झील नहीं, एक पूरा समुद्र नजर आई, जिसमें बीच बीच में जो पहाड़ियां थी वो टापू के रूप में दिखाई दे रही थी। बहुत बड़ा रिजर्वायर था। उस समय के नेताओं की सोच को सलाम कि उन्होंने बरसात के पानी को इकट्ठा करने के लिए, ताकि उसका उस समय इस्तेमाल किया जा सके जब बरसात ना हो, इतना बड़ा डैम बनाया जिसको बनने में 10 साल लग गए। और आज ये उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन तीनों राज्य की प्यास बुझा रहा है। इन तीनों राज्यों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करा रहा है। इसके अलावा बिजली के लिए वहाँ टरबाइन लगे हुए हैं और बहुत बड़े क्षेत्र को बिजली की आपूर्ति भी यहाँ से हो रही है। वहाँ पर थोड़ा सा बोटिंग का सिस्टम भी बनाया गया है और कुछ लोग चाहें तो बोट के द्वारा अंदर जा सकते हैं, लेकिन एक टूरिज्म प्लेस नहीं है वो। CISF की परमिशन के बाद ही आपको अंदर जाने दिया जाता है। हम परमिशन के साथ ही अंदर गए थे और उसको देख करके आए थे। तो रिहंद डैम आज हमने देखा, जो एक बहुत ही बड़ा और खूबसूरत डैम है, जहाँ से बड़े ही शानदार दृश्य दिखाई देते हैं। अभी हम करीब 1 घंटे में पहुंच जाएंगे रॉबर्ट्सगंज, जहाँ पर एक साथी इंतजार कर रहे हैं। वहाँ पर लंच करेंगे और लंच करने के बाद आगे बढ़ेंगे। टाइम को देखते हुए कौन सा रूट लेंगे अब वो उस हिसाब से डिसाइड करेंगे। अभी चौपन पहुंच गए हैं। चौपन में रिहंद नदी आकर के सोन नदी में मिलती है। तो सोन नदी का जब
ब्रिज आएगा तो वहां से आपको सोन नदी भी दिखाएंगे। अभी चौपन में है और रॉबर्ट्सगंज पहुंचने में अभी हमें करीब पौना घंटा और लगेगा, जहाँ पे हम लंच करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। लखनऊ की तरफ जाएंगे या कानपुर की तरफ जाएंगे, वो वहीं पे जाके डिसाइड करेंगे, एक बार रूट चेक करके। अभी रॉबर्ट्सगंज तक पहुंचते हैं, बीच में सोन नदी आती है तो आपको दिखाते हैं एक बार और फिर से सोन नदी। जाते हुए भी हमने आपको सोन नदी पे डैम दिखाया था, बाणसागर बांध। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पीछे जा कर के वीडियो देख सकते हैं। अगर वीडियोज पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये सोन नदी के पुल पर हम पहुंच गए हैं। डबल पुल बना हुआ है, एक आने के लिए एक जाने के लिए, देख सकते होंगे आप। और जल की मात्रा काफी है नदी में, काफी लंबा ब्रिज है, यानी यहाँ पर सोन नदी का पार्ट काफी चौड़ा है। चौपन में सोन नदी को पार करते हुए यहाँ से सामने देखिए पहाड़ कितना ऊंचा है और घाट सेक्शन है। यहाँ से हम इस पहाड़ के ऊपर चढ़ेंगे और इसको क्रॉस करके दूसरी तरफ उतरेंगे। करीब रॉबर्ट्सगंज रहता है अभी 17-18 किलोमीटर, जहां पर हमने आज का लंच डिसाइड किया है। इस पहाड़ को पार करने के बाद वो आएगा। अभी यहाँ से जाएंगे, फिर इसके ऊपर चढ़ जाएंगे और दूसरी तरफ उतर जाएंगे। ये है एक तरह का घाट सेक्शन। व्यू देखिए एक बार। लेकिन ये सामने ट्रक आ जाते हैं, क्या करें इनका भी, ये भी बेचारे सड़क पे चल रहे हैं, हमारा व्यू खराब जरूर हो जाता है। ऊपर से ये ओवरलोडेड होते हैं तो स्पीड भी नहीं हम रख पाते हैं। चलिए इसको ओवरटेक करते हैं। यस, ज्यादा घुमावदार नहीं है, सीधा रास्ता बना दिया गया है। सीधे चढ़ जाओ और फिर घूम के दूसरी तरफ उतर जाओ, ऐसा ही लग रहा है मुझे। लूप ज्यादा नहीं है, या जिनको हम चिमटी मोड़ कहते हैं, वो ज्यादा नहीं है। लेकिन पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं। ये इधर वैली व्यू देखिए एक बार जरा, वैली देखिए क्या शानदार लग रही है। लेकिन वही तेज धूप की वजह से थोड़ा सा धुआं धुआं सा, जिसकी वजह से अभी क्लियरिटी नहीं है। लेकिन व्यू वाकई शानदार है, नदी पूरी दिखाई दे रही है। एक बार मैं गाड़ी रोकता हूँ जरा, कुछ ज्यादा ही बढ़िया व्यू मिल गया, आपको दिखाता हूँ व्यू रोक करके। यहाँ मैंने ये गाड़ी अपनी खड़ी कर दी है। ये चोटी देखिए कितनी ऊंची है। इधर से हम आए हैं और ये पूरा यहाँ से घूम के सीधा ऊपर चढ़ते चले जाएंगे और फिर दूसरी तरफ उतरेंगे। अब एक बार मैं व्यू दिखाता हूँ आपको। ये देखिए सोन नदी का व्यू सामने, थोड़ा सा जूम करता हूँ, देखिए क्या बात है। पूरा नदी का जल पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है और ये नीचे सारा नदी का एरिया है। शानदार वैली का व्यू यहाँ से। इस व्यू को देख करके मन कर गया कि रुकते हैं और आपको भी ये व्यू दिखाते हैं। बहुत ही शानदार दृश्य है। इस तरफ पहाड़ियाँ हैं लेकिन दूर धुंध सी है थोड़ी सी, जिसकी वजह से थोड़ी सी क्लियरिटी कम है। लेकिन ये बिल्कुल साफ है, ये देखिए बहुत ही शानदार। ये पूरा नीचे कुछ पशु भी नीचे विचरण कर रहे हैं और पूरा वैली इस तरफ। थोड़ी देर रुकते हैं, नदी का नज़ारा लेते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। शानदार। एक और टोल प्लाजा आ गया है रॉबर्ट्सगंज पहुंचते ही। ये भी SH5A है, स्टेट हाईवे 5A, और यहाँ पर हमारा टोल लगेगा क्योंकि उसमें से जो हमारा एनुअल टोल पास है उसमें से नहीं कटेगा।
ये स्टेट हाईवे है तो टोल यहाँ पर लगेगा। अभी रॉबर्ट्सगंज में फूड एक्सप्रेस रेस्टोरेंट पे रुके थे। यहीं पर होटल आभा इंटरनेशनल है, होटल वैभव इंटरनेशनल है जिसमें रुके हुए थे, उसी में रेस्टोरेंट है। और बहुत बढ़िया लंच किया है। लंच करने के बाद अभी 4:22 हो चुके हैं। करण भाई ने हमें लंच कराया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। करण भाई जो है यहीं पर हैं और इन्होंने लंच कराया, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी लंच करके यहाँ से निकल रहे हैं हम और देखते हैं कितनी देर में पहुँच पाएंगे। काफी टाइम लग गया, उम्मीद हमें नहीं थी कि हम इतना लेट हो जाएंगे, लेकिन चलते हैं। अभी देखते हैं आगे क्या प्रोग्राम बनता है, उस हिसाब से आगे बढ़ते चलेंगे। अभी यहाँ से निकल रहे हैं। अभी हमने बनारस का पार कर लिया, काफी देर हो गए। गुरदयाल भाई गाड़ी चला रहे थे तो मैं पीछे बैठा रेस्ट कर रहा था, तो कोई वीडियो वगैरह मैंने इस दौरान नहीं बनाई। अभी एक वाई पॉइंट आया था जहां से एक रास्ता प्रयागराज के लिए, दूसरा कानपुर के लिए, निशान साइन बोर्ड यही बता रहे थे। ये अभी जिस पे हम आ गए हैं ये NH-19 है, NH-19, और दूसरा था NH-30। इस पे अभी लखनऊ पहुंचने में हमें करीब करीब 4 घंटे लगेंगे। 3 घंटे 55 मिनट दिखा रहा है और 11:30 बजे तक हम लखनऊ पहुंच जाएंगे। तो NH-19 से हम जा रहे हैं। एक टोल प्लाजा आ गया सामने। टोल प्लाजा पे बड़ी सुंदर लाइटिंग की हुई है, क्या जबरदस्त गेट बनाया हुआ है टोल प्लाजा पे, लाइट लगा करके देखिए आप भी एक बार जरा। तो अभी शानदार हाईवे है पीछे, अब तक बनारस से यहाँ तक बढ़िया हाईवे था। अब आगे भी उम्मीद करते हैं बढ़िया हाईवे ही मिलेगा। बाकी लखनऊ जा करके देखेंगे आगे किस तरफ से जाना है। अभी ये टोल प्लाजा NHAI का, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, लाइटिंग वगैरह। इसको क्रॉस करते हैं और आपसे आगे फिर मुखातिब होते हैं। शानदार हाईवे, दोनों तरफ बढ़िया रिफ्लेक्टर हैं और बढ़िया रोड है NHAI का, NH-19, उसी पर चल रहे हैं। जैसा मैंने बताया था 4 घंटे में करीब लखनऊ पहुंच जाएंगे। हो सकता है कुछ टाइम कम हो जाए क्योंकि रात को ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलने वाला नहीं है नेट पर, और अब हम लखनऊ से पहले रुकने वाले भी नहीं हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपडेट करते हैं कोई खास बात हुई तो, और नहीं तो रात को वीडियो बनाने का क्या करना है, क्योंकि नज़ारे तो आपको साइड के कुछ दिखेंगे नहीं, खाली सड़क दिखेगी। इसलिए सीधे लखनऊ जा कर के मिलेंगे। अगर बीच में कोई विशेष अपडेट होती है तो बताते हैं, अदरवाइज सीधे लखनऊ। अभी अभी रायबरेली क्रॉस किया है। बरेली क्रॉस करने के बाद ये एक फ्लाईओवर आया है। अभी देखिए इस पे कितना खूबसूरती से लाइटिंग की गई है, जबरदस्त लाइटिंग है। लखनऊ अभी 100 किलोमीटर से कम रह गया हमारा, एग्जैक्ट मैं बताऊं तो 74 किलोमीटर रह गया है, और टाइम भी घट गया है। जब हम पहले 11:30 पहुंचने वाले थे, अब 11 बजे तक लखनऊ पहुंच जाएंगे। लखनऊ में हमने लुलु मॉल की लोकेशन लगाई हुई है, वहीं पर हमारे एक मित्र इंतजार कर रहे हैं, उनसे मुलाकात करेंगे, थोड़ा सा रेस्ट भी हो जाएगा, चाय पियेंगे और आगे दिल्ली की तरफ बढ़ जाएंगे। आज नॉन स्टॉप दिल्ली पहुंचना है, बीच में एक स्टॉप और लेना पड़ेगा, छोटे छोटे स्टॉप तो लेने ही पड़ते हैं, बाकी लगभग नॉन स्टॉप रहेगा। अब आपसे सीधे जा करके मिलते हैं लखनऊ में लुलु मॉल पर। लखनऊ में एंट्री हो चुकी है। अभी लुलु मॉल पर पहुंचने में 12-13 मिनट और लगेंगे हमें। बाकी लखनऊ के अंदर एंट्री हो चुकी है। ये लखनऊ की सड़कें देखिए, मैं पहली बार लखनऊ आया हूँ, आप में से बहुत सारे लोग आए होंगे। ये शानदार शानदार से होटल, चौड़ी सी सड़क है और इस पे हम आगे लुलु मॉल की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर दिखाई देता हो तो आज आधा चांद निकला हुआ है और चंद्रमा आसमान में
चमक रहा है। आज आधा चांद निकला हुआ है। 11 बाकी लुलु मॉल और पहुंच कर आपसे फिर से मुखातिब होते हैं। हम तीनों दोस्त अभी खड़े हैं लखनऊ में। थोड़ी सी लखनवी तहजीब में बात करने का प्रयास करते हैं। अभी लुलु मॉल के बाहर खड़े हैं गाड़ी लेके। हमारे एक मित्र हैं शैलेश जी, वो आने वाले हैं। उन्होंने कहा कि 5 मिनट में मैं पहुंच रहा हूं। ये मेरे पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप, ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये लुलु मॉल की बिल्डिंग है और इसी के बाहर खड़े हैं। अब हमें सरदार जी कुछ अर्ज करके बताएंगे। अर्ज किया है। आदाब। अर्ज कीजिएगा। आदाब। हाँ जी, थोड़ी सी शायरी। मैं शायर तो नहीं मगर ए हसीन, जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। चले एक वाह। और बोलते हैं। आ गया। ये आ गए हमारे शैलेश जी, टीएल शैलेश कुमार बंजारा। और अब बंजारा जी क्योंकि लखनऊ में आए हैं तो लखनवी तहजीब में हमें कुछ अर्ज करके बताएंगे। आइए आपको पहले चाय पिलाते हैं। अर्ज बात कीजिएगा। अर्ज बाद में करेंगे। नहीं, पहले अर्ज कीजिए, चाय बाद में पिएंगे। शेर जंगल में मिलते हैं। अच्छा, मतलब अर्ज से पहले आप फर्ज करो। लखनऊ से ये अर्ज से पहले फर्ज करोगे। चाय पीते हैं, चलता रहेगा अपना। हाँ बिल्कुल चलता रहेगा। चलिए। देखो सर, जीजेड के नए नवयुक्त अस्थायी मॉडरेटर बनने की आपको बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये मीठा हो जाए। मीठा हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप भी खिलाइए। बहुत बधाई। तो एक काम करिए, हमारी तरफ से भी बधाई हो बहुत बहुत। तो भी खिलाने भाई, बस सारे खिला दो। माननीय गेस्ट मॉडरेटर। चलो बहुत बहुत धन्यवाद लग रहा है आपका। मॉडरेटर बन के। मोटर मजा आ रहा है, मजा आ रहा अप्रूव कर है। रहे हैं अच्छे से। पोस्ट डिक्लाइन करने में ज्यादा मजा आ रहा है। भाई देखो, आपके का पोस्ट डिक्लाइन हो रही है तो बस यही आदमी है। ध्यान देना आप लोग। लखनऊ से अभी हम निकल लिए हैं घर के लिए और 8 घंटे 16 मिनट का रास्ता दिखाया है दिल्ली पहुंचने का, मेरे घर तक का 567 यानी 567 किलोमीटर। ये हम जाएंगे अभी पॉसिबली, अभी तो मैंने गूगल मैप लगा के छोड़ दिया है, लेकिन ये हमें लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से होते हुए और उसके बाद यमुना एक्सप्रेसवे से लेकर के नोएडा एक्सप्रेसवे और फिर दिल्ली हम पहुंचेंगे। तो अभी यहाँ से वृंदावन योजना, ये फ्लाईओवर पकड़ लिया हमने लखनऊ से। ये हाईवे है, 6 लेन रहेगा आगे जाके, इसी से सारे रास्ते अलग होंगे। तो ये हमने ले लिया है और आगे करीब 8 साढ़े 8 घंटे का सफर है। देखते हैं कितना हम खींच पाते हैं। अगर थकावट महसूस होगी तो कहीं 1 घंटा रेस्ट करेंगे, अदरवाइज कंटिन्यू करेंगे इसको। आप सबकी शुभकामनाएं साथ रहेंगी और हम टाइम पे घर पहुंचेंगे। आप कभी लखनऊ आए हैं तो किस रास्ते से आए हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारा ये सफर आपको अब तक का कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद, जब हम यहाँ से रास्ता चेंज करते हैं तो अपडेट देंगे कि हम किस रास्ते से जा रहे हैं। यहाँ से हम आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे चढ़ गए हैं ये राउंड लेते हुए, और आगरा है 317 किलोमीटर और दिल्ली है 537 किलोमीटर। समय दिखा रहा है 7 घंटे 48 मिनट। बाकी देखते हैं कितना समय लगेगा।
कितना हम रेस्ट करेंगे उस हिसाब से। अभी अराइवल टाइम है कितना है भाई? 8:43। हाँ 8:43। अराइवल टाइम अभी 8:43। बढ़िया लाइटें लगा रखी हैं यहाँ से गर्मी अरे वो देखने में खूबसूरत। अब थोड़ा सा एक्सप्रेसवे का मजा लेते हैं और दौड़ाते हैं गाड़ी को एक्सप्रेसवे की स्पीड के अनुसार। और स्पीडिंग नहीं करेंगे, आराम से जाएंगे 100 110 बस, क्योंकि शायद 120 इस पे अलाउड है, लेकिन हम 120 भी नहीं चलाएंगे, सेफ्टी रखते हुए चलाएंगे। आगरा 316 किलोमीटर। चलिए चलते हैं, लेट्स गो। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 317 किलोमीटर है और हर एक किलोमीटर पर साइन बोर्ड एक छोटा दिया हुआ है कि हम अभी ये एक्सप्रेसवे कितने किलोमीटर और बाकी है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अभी बोर्ड आएगा, एक छोटा बोर्ड आएगा लेफ्ट में। ये छोटे छोटे बोर्ड दिख रहे हैं, इन पे तो मीटर्स भी लिखे हुए हैं। तो हर एक किलोमीटर पे एक छोटा साइन बोर्ड है जो बताता है कि एक्सप्रेसवे की कितनी दूरी अभी बाकी है। 317 किलोमीटर से स्टार्ट हुआ है एक्सप्रेसवे। यहाँ देखिए 177 किलोमीटर का ये बोर्ड है, यानी अभी हमें इस एक्सप्रेसवे पे 177 किलोमीटर और चलना है। 317 में से 177 को और घटाएं तो हम करीब 130 किलोमीटर हम आ चुके हैं। और इस 130 किलोमीटर में अब तक हमें कोई रेस्ट एरिया, कोई पेट्रोल पंप या कोई लेबे जहां पर गाड़ी साइड में लगा के, अगर किसी को रात का समय हो, नींद आने लग जाए, वो गाड़ी साइड में 2 मिनट के लिए लगा ले, ऐसी कोई जगह अभी तक नहीं दिखाई दी है। एग्जिट्स हैं बीच बीच में, जैसे कनौज के लिए एग्जिट थी, उससे पहले एक कानपुर के लिए एग्जिट थी, और भी कई एग्जिट थी। एग्जिट 3-4 आ चुकी हैं, लेकिन रेस्ट एरिया अब तक कोई भी नहीं आया है। जबकि 317 किलोमीटर बहुत लंबी दूरी है और इस पर रेस्ट एरिया ज़्यादा नहीं तो कम से कम 60-70 किलोमीटर पर एक होना चाहिए। अब इतनी लंबी दूरी तय करने के बावजूद इस पर कोई रेस्ट एरिया अब तक नहीं है। तो इसको क्या समझें, लापरवाही समझें या जानबूझकर ऐसा किया गया है? रेस्ट एरिया होना चाहिए, कुछ हल्का फुल्का चाय नाश्ते की व्यवस्था होनी चाहिए, पेट्रोल पंप भी होना चाहिए। किसी को इमरजेंसी में पेट्रोल की आवश्यकता पड़ जाए तो वो कहाँ जाए। ये देखिए अभी एक बोर्ड और आएगा, मैं आपको दिखाऊं, ये बोर्ड लगा हुआ है। तो यहाँ से ये हर किलोमीटर के बोर्ड है कि कितना बाकी बचा हुआ। तीन 300 मीटर, 200 मीटर, 100 मीटर, और ये आ गया 174 किलोमीटर, यानी अभी एक 174 किलोमीटर और है। और 173 किलोमीटर पर एग्जिट है तालग्राम छिबरामऊ के लिए। तालग्राम और छिबरामऊ के लिए यहाँ 173 पे एग्जिट है। लेकिन रेस्ट एरिया, अगर किसी को लखनऊ से आगरा आना है तो बीच में रेस्ट एरिया तो चाहिए थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो अभी तक एक भी रेस्ट एरिया इस पर नहीं आया है। आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट करके बताएं। क्या सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और इस पर रेस्ट एरिया की संख्या बढ़ानी चाहिए? अभी यहाँ थोड़ी सी देर के लिए रुके थे। ये है एक रेस्ट एरिया 200 प्लस किलोमीटर के बाद। 317 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे है और पहला प्लाजा जो मिला, या जिसको रेस्ट एरिया हम कह सकते हैं, तो काफी बड़ा। अंदर फूड कोर्ट भी है, कुछ सामान भी खरीद सकते हैं। लेकिन अभी सुबह के 4 बजे हैं तो ना चाय की व्यवस्था है, टॉयलेट भी साफ सुथरे नहीं है। मतलब कुल मिला के एक एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है।
क्यों भाइयों? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि 317 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे पे केवल एक ही रेस्ट एरिया बनाया गया है। कम से कम 3 तो चाहिए, ताकि इतने लंबे सफर में लोग थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो सकें, आराम कर सकें। इतना लंबा एरिया गाड़ी चलाने में नींद तो आने लगती है, रोड हिप्नोसिस होता है, और रोड हिप्नोसिस के कारण कोई भी दुर्घटना हो सकती है। मैंने बीच में देखा कि जगह जगह कुछ लोग, क्योंकि काफी लंबा स्ट्रेच था, कुछ जगह पे ट्रक्स खड़े थे और कई जगह कार वाले भी अपनी गाड़ी रोड पर ही साइड में खड़ी करके रेस्ट कर रहे थे, जो किसी भी के लिए भी बहुत खतरनाक हो सकता है। न केवल उनके लिए, बल्कि जो पीछे से आ रहे हैं उनके लिए भी। अचानक इमरजेंसी में किसी को नींद का लटका है और वो उन खड़ी गाड़ियों से टकरा जाए, या अभी धुंध होने लग जाएगी, धुंध के मौसम में उन खड़ी गाड़ियों से टकरा जाए, तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इस विषय में सरकार को सोचना चाहिए और रेस्ट एरिया की संख्या इस पर बढ़ानी चाहिए। बाकी अभी यहाँ से चलते हैं, करीब 106-7 किलोमीटर इस एक्सप्रेसवे में अभी चलना है। उसके बाद यमुना एक्सप्रेसवे पे चलेंगे 165 किलोमीटर, और फिर नोएडा एक्सप्रेसवे। कुल मिला के अभी 300 किलोमीटर के आसपास का सफर बाकी है, तो वो पूरा करते हैं और आगे की कोई अपडेट होगी तो आपको बताते हैं। लेट्स गो। ये एग्जिट पॉइंट आ गया है। टोल करीब 15-16 किलोमीटर पहले था। टोल कितना लगा है वो अभी बताऊंगा मैं आपको इस एक्सप्रेसवे पे। ये एग्जिट पॉइंट आ गया है, और इस एग्जिट पॉइंट से हम अब इस लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे को छोड़ करके यमुना एक्सप्रेसवे पे आ जाएंगे, जो आगरा से हमें सीधा दिल्ली ले जाएगा। पहले नोएडा परी चौक पहुंचेंगे और वहां से नोएडा एक्सप्रेसवे से होते हुए दिल्ली में एंटर कर जाएंगे। अभी 5:35 हो चुके हैं सुबह के। सारी रात से ही हम ड्राइव कर रहे हैं लगभग। अभी घर पहुंचने में करीब 3.5 घंटे, 3 घंटे 37 मिनट दिखा रहा है, करीब 3.5 घंटे और लगेंगे। यहाँ से हम इसको छोड़ देंगे, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे को। लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 665 रुपये का टोल लगा है। 2 रुपये से कुछ ज्यादा पर किलोमीटर के हिसाब से मान लीजिए, क्योंकि 317 किलोमीटर का स्ट्रेच है। अभी आ गए हैं हम आगरा इनर रिंग रोड। इस पे चलेंगे थोड़ा सा, एक टोल इस पे भी आएगा, छोटा सा। धुंध है थोड़ी सी, अब ये कोहरा परेशान करेगा। देखिए कोहरे की वजह से कैमरे में कोहरा नहीं दिख रहा होगा, कैमरा थोड़ा सा कोहरे को क्लियर कर देता है, लेकिन बहुत घना कोहरा है। हाँ, ऑन करते। बिल्कुल स्पीड 10-15 पे आ गई है। अब ये कोहरा अगर आगे तक रहा तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। देखते हैं कहाँ तक रहता है। तो मैं बता रहा था 665 रुपये टोल लखनऊ एक्सप्रेसवे पे लगा है। अब एक छोटा टोल इस पे आएगा 30-35 रुपये का। उसके बाद यमुना एक्सप्रेसवे से कनेक्ट हो जाएंगे, जिसपे 3 टोल आते हैं अलग अलग, वो आपको आगे जाकर के बताएंगे। गुड मॉर्निंग। अभी हम हैं मथुरा टोल प्लाजा पे। टोल प्लाजा के बाद रेस्ट एरिया में रुके हुए हैं, थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। सामने बहुत बढ़िया सूर्योदय हो रहा है। सुबह के करीब 7 बजे हैं, और यहाँ से करीब 2-2.25 घंटे का रास्ता और बचा हुआ हमारा घर पहुँचने का। तो उसकी तैयारी में है चलने की। अब सूर्योदय सामने दिखाई दिया तो कुछ फ़ोटो लेने का मन कर गया, तो सूर्योदय के फ़ोटो लिए हैं। और इधर हमारे अनिल भाई कुछ खाने की तैयारी करते हुए। तो गाड़ी में बैठते हैं और निकलते हैं। अब आपसे सीधे मिलेंगे दिल्ली।
निकलना नहीं। आज के सफ़र को पूरा करके अभी हम सब तीनों दोस्त पहुंच गए हैं दिल्ली। अभी दिल्ली में मेट्रो स्टेशन के नीचे हैं। यहाँ से अनिल भाई अपनी मेट्रो लेके अपने घर की तरफ निकल जाएंगे और गुरजाल भाई भी बैग अपना उतार रहे हैं। ये भी अपनी मेट्रो लेकर अपने घर की तरफ निकल जाएंगे और मैं गाड़ी से सीधा अपने घर की तरफ निकल जाऊंगा। हमारा ये सफ़र बहुत ही खूबसूरत रहा। एक पुराने वर्षों से बिछड़े दोस्त से मिलने का ये सफ़र वाकई में बहुत अच्छा रहा। इसके अलावा हमने कुछ नए रास्ते भी एक्सप्लोर किए हैं इस बार और एक लंबी ड्राइविंग का अनुभव लिया है जो बहुत ही शानदार रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर कभी ऐसी किसी यात्रा पर। अभी के लिए बाय। और गले मिल ले और सभी हम तो मेट्रो में मिलेंगे। साथियों का धन्यवाद और मिल लेंगे इसकी वीडियो में मिलेंगे। चलो बाय बाय। मिलते हैं फिर से एक नए सफ़र पर। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।